नमस्कार। इस बुलेटिन में बात होगी ट्विटर को लेकर राहुल के बयान की, विपक्षी एकता में पड़ती सेंध की। जानेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या है चुनाव आयोग की तैयारी। बात करेंगे एक बंगाल क्यों बीजेपी के दो नेताओं के टकराव की बना वजह। और बुलेटिन के आखिर में बात हंगामे के दौरान संसद में पास कराए गए बिलों की पड़ती परंपरा की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ट्विटर विवाद से। ट्विटर ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई नेताओं के अकाउंट बंद कर दिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की थी जिससे उसके नियमों का उल्लंघन हुआ था। ट्विटर का कहना है कि और कार्रवाई लोगों की निजता की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि ट्विटर की कार्रवाई पूरी तरह से एक सरकार के दबाव में की गई है। इसका सबूत पेश करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी की आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय की पोस्ट दिखा ट्विटर से सवाल पूछा कि क्या तब मोदी जी से अनुमति नहीं मिली थी, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया। क्या सरकार का इतना डर है। कार्रवाई सिर्फ राहुल गांधी के अकाउंट पर नहीं हुई, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के अकाउंट भी लॉक किए गए हैं, जिसे लेकर प्रियंका गांधी ने भी कंपनी पर हमला बोला। उसका कहना था कि ये हरकत सरासर गलत है। दूसरी ओर ट्विटर ने सफाई दी है। ट्विटर का कहना है कि इस साल 26 जून से 25 जुलाई के बीच 120 शिकायतें मिली। उसने इस दौरान 167 URL पर कार्रवाई की। ध्यान रहे कि अमेरिकी कंपनी को पिछले कुछ समय से आईटी नियमों के अनुपालन में देरी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। ट्विटर ने कहा कि शिकायत अधिकारी भारतीय चैनल के जरिए मिली, हम किसी दबाव में काम नहीं करते। कांग्रेस मोदी सरकार को चुनौती दे रही है तो उसे टीएमसी की ओर से चुनौती मिलने लगी है। टीएमसी मुख्य विपक्षी दल की कुर्सी कांग्रेस से छीनने में जुट गई है। राहुल के नेतृत्व में निकाले गए मार्च से टीएमसी का गायब होना इस बात का सबूत माना जा रहा है। जब इस बारे में टीएमसी सांसद सौगत रॉय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर किसी को लगता है कि हम हर कार्यक्रम में शामिल होंगे तो ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस को हमें बताना होगा, हम अपने नेता से बात करेंगे, फिर तय करेंगे। हम हर मामले को मेरिट पर देखते हैं। हमारी नीयत यह है कि हम विपक्ष की एकता के लिए काम कर रहे हैं। हमारी नेता ममता बनर्जी दिल्ली आकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल चुकी हैं। वैसे राय जिस मुलाकात में बात कर रहे हैं वह 28 जुलाई को हुई थी। तब ममता की दोनों नेताओं को नमस्ते करती एक तस्वीर भी सामने आई थी। पिछले शुक्रवार को जंतर मंतर पर टीएमसी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के पहुंचने से काफ़ी पहले ही पहुंच गए थे। इसे लेकर सौगत राय ने कहा कि जंतर मंतर पर किसानों से मिलने का हमारा कार्यक्रम पहले ही तय हो चुका था, तो हम तय कार्यक्रम के हिसाब से आज आए। कांग्रेस को सीधी चुनौती देते हुए सौगत रॉय ने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी दोस्त हैं, लेकिन हम आपसे आगे भी तो निकल सकते हैं। कांग्रेस को चुनौती देते हुए सौगत राय ने कहा कि बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को अकेले दम पर हराया है। बंगाल में टीएमसी को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन बात दिल्ली की हो तो विपक्षी एकता में कांग्रेस की जरूरत है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सभी फैसले लेने की जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंप दी है। यदि कांग्रेस साथ में योद्धा की तरह लड़ने का फैसला करती है तो उसका स्वागत है, मगर सब कुछ उनके हिसाब से नहीं चल सकता। टीएमसी की चिंता बढ़ी हुई है, लेकिन चिंता है ममता बनर्जी के विधायक पद को लेकर। ममता बंगाल की सीएम है, लेकिन वो बंगाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। ममता ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन दिक्कत ये है कि पश्चिम बंगाल में जो 7 सीटें खाली हैं उन पर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा है। आयोग का तर्क है कि इस समय देश में कोरोना संक्रमण बना हुआ है। ऐसे में यदि चुनाव कराए गए तो संक्रमण की रफ्तार तेज हो सकती है। दूसरी ओर टीएमसी लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है कि वो बंगाल में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान करे। इसे लेकर चुनाव आयोग के सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उपचुनाव के लिए प्रचार करने के संबंध में उनकी राय मांगी है। राजनीतिक दलों को 30 अगस्त तक अपने विचार चुनाव आयोग को भेजने होंगे। आयोग की कोशिशों से ये साफ हो गया है कि वो चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन गेंद उसने राजनीतिक दलों के पाले में डाल दी है। दरअसल इस साल की अप्रैल मई में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े थे।
जिसे लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पर गंभीर टिप्पणी की थी। आयोग अब उस स्थिति से बचने की कोशिश में है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में है, उससे पहले राज्य उत्सव के मौसम में प्रवेश करेगा, जो अक्टूबर के अंत तक चलेगा। आयोग नवंबर में चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी लॉजिस्टिक तकनीकी समस्याएं होंगी। दूसरी ओर आयोग की कोशिश पर ममता बनर्जी ने साफ कहा कि हम समय पर अपनी राय भेजेंगे। हम लंबे समय से उपचुनाव कराने के लिए कह रहे हैं। मोदी सरकार के पूर्व व मौजूदा मंत्री के बीच एक बंगले को लेकर भिड़ंत शुरू हो गई है। हाल ही में कैबिनेट से हटाए गए पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 27 सफदरजंग रोड पर स्थित बंगले को लेकर खाली करने से इनकार कर दिया है। मंत्री के तौर पर उन्हें यह बंगला मिला था, जिसे उनको अब नियमों के मुताबिक 1 महीने में खाली करना था, लेकिन वह इसी में बने रहना चाहते हैं। उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट से इसकी परमिशन भी मिल गई है, लेकिन बात यहां आकर फंस गई है कि इसी बंगले में नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया रहना चाहते हैं। सफदरजंग के मकबरे के पास लुटियन दिल्ली में स्थित इस बंगले पर सिंधिया परिवार लंबे समय से रहता रहा है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2019 में लोकसभा चुनाव हारने तक इसी बंगले में रह रहे थे। इससे पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया भी यहीं सालों तक रहे, यहाँ तक कि उन्होंने इसी बंगले पर अंतिम सांस ली थी। कहा जा रहा है कि इसी के चलते सिंधिया का इस बंगले से एक खास लगाव है और वे इसमें ही शिफ्ट होना चाहते हैं। बीते साल जब वह बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हें 3 बंगलों का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिलहाल वह आनंद लोक में स्थित अपने निजी आवास में ही रह रहे हैं। 1986 में माधवराव सिंधिया को राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था, तब उन्हें यह बंगला मिला था और यही वह अपनी मीटिंग्स करते थे। बता दें कि नेताओं के बीच बंगलों को लेकर इस तरह का आग्रह नया नहीं है। हाल ही में एलजेपी के नेता चिराग पासवान को भी उनके उस घर को खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसमें बतौर मंत्री रामविलास पासवान रहा करते थे। चिराग पासवान ने इसमें बने रहने के लिए गुहार भी लगाई थी, लेकिन अंत में उन्हें इसके लिए आदेश दिया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में भले ही विपक्ष की एकता मजबूत दिखाई दी हो, लेकिन जब सड़क पर संघर्ष का समय आया तो ये कमजोर ही दिखाई दी है। बुधवार को राहुल की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। संसद में सरकार के रवैये के खिलाफ 12 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने संसद के अंदर से संसद के बाहर विजय चौक तक मार्च निकाला, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी गायब दिखाई दिए। जिससे पहले राहुल गांधी के नाचने वाली पॉलिटिक्स हो या फिर साइकिल रैली, विपक्ष की मजबूती हर जगह कमजोर ही नजर आई। विपक्ष के मार्च से किनारा किए जाने का जब टीएमसी से सवाल किया गया तो उसका जवाब था कि वह विपक्षी एकता के पक्ष में है, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है। पार्टी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बंगाल में टीएमसी ने अकेले सरकार बनाई है, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का तर्क अलग ही था। पार्टी विपक्ष की बैठक में तो शामिल हुई, लेकिन मार्च से किनारा कर लिया। पार्टी के सांसद संजय सिंह का इस मसले पर साफ कहना है कि संसद के बाहर का विरोध पार्टियों का कार्यक्रम है, इसको संसद के अंदर की एकजुटता से अलग देखना चाहिए। टीएमसी और आम आदमी पार्टी के रुख से साफ है कि विपक्षी पार्टियां एकता की खूब बात करें, लेकिन सभी पार्टियों को एकता के एक सूत्र में बांधना आसान नहीं होगा, चाहे मसला जनता से जुड़ा ही क्यों ना हो। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।